नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। नमस्कार, मैं हूं दिलीप तिवारी। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया और इस संबोधन का पूरा देश बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो ये जानना चाहता था कि आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम मोदी क्या ऐलान करने वाले हैं। लॉकडाउन 3 क्या 17 मई को खत्म हो जाएगा? 18 मई से हम किस फेज में एंटर करेंगे, हम किन नियमों, किन गाइडलाइंस के साथ एंटर करेंगे, ये सब हम आपको बताएंगे और तमाम बड़े मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही साथ हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल साहब भी जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं आपके साथ केशव जी। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, प्रधानमंत्री का ऐलान कैसा लगा? पूरा सुना आपने? देखिए, मैंने पूरा सुना है और देश ने सुना है और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा प्रदेश और सबसे बड़े दिल वाला देश का प्रधानमंत्री, और उन्होंने आज जिस प्रकार से पैकेज की घोषणा की, जिस प्रकार से राष्ट्र के नाम संबोधन के समय देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से विशेष तौर से देशवासियों को उन्होंने आह्वान किया, इस संकट को अवसर में बदलने का रास्ता दिखाया। विशेष चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे वह गरीबों की दृष्टि से हो, मजदूरों की दृष्टि से हो, किसानों की दृष्टि से हो, मध्यम वर्ग की दृष्टि से हो, उन्होंने वह सारे पक्षों का ऐलान करते हुए जो 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है, शायद इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा पैकेज आज घोषित होगा। मैं प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार देश रुकने भी नहीं देंगे, प्रदेश रुकने भी नहीं देंगे और लॉकडाउन के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने का आह्वान हुआ है, उस लड़ाई को लड़ेंगे और उस पर विजय प्राप्त करेंगे। जी केशव जी, सबसे बड़ी चिंता यह थी कि मजदूर जो पलायन कर रहे हैं वो घर लौट गए हैं, मजदूर जो उद्योगों को नहीं मिलेंगे, फैक्ट्री जो ठप हैं वो ठप हो जाएंगी। इसके अलावा जिनके पांव में छाले पड़े हैं उनको मरहम लगाना है। इसके अलावा वो इंडस्ट्री चलाने वाले लोग जो इस पूरी अर्थव्यवस्था की बैकबोन है, रीढ़ हैं, चाहे वो स्मॉल, मीडियम या और भी इंडस्ट्री वाले हों या बड़ी इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हों, तो जिसको हम एसएमईज कहते हैं, या बड़ी इंडस्ट्रीज भी अलग अलग आती हैं। इस पैकेज से जो पूरी जीडीपी का 10% के बराबर है, इस पैकेज से आपको उम्मीद है कि रफ्तार आ जाएगी? क्योंकि कोरोना का संकट जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको नए सिरे से रणनीति बना के और काम करना होगा और अपने आप को मजबूती के साथ दुनिया के सामने लाना होगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि 21वीं सदी भारत की सदी है, भारत की सदी होगी, भारत की सदी बनाना है, और उसको बनाने के लिए जो पैकेज का ऐलान हुआ है उसका डिटेल तो माननीय हमारी वित्त मंत्री जी के द्वारा लगातार बताने की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही है, लेकिन कल्पना से परे, अपेक्षा से बहुत अधिक, और देश की गति जो 21वीं सदी में भारत की सदी बनाने की भावना से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो घोषणा की है, आज उन्होंने लॉकडाउन 4 कैसा होगा, 18 मई से पहले पहले उसकी सूचना देने की बात जो कही है, वह सारी बातें सुनकर के आज देश की 130 करोड़ जनता गदगद है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर गर्व है। हमारा इतना कुशल, इतना सफल, इतना सक्षम नेतृत्व है कि भारत की सदी होकर के रहेगी 21वीं सदी, ऐसा मेरा भी विश्वास है, और उत्तर प्रदेश का भी उसमें सर्वाधिक योगदान हो, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार भी पैकेज के हिसाब से भी, माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुसार भी, भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार भी काम करेगी। जी, मेरे सहयोगी आसिफ हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल केशव जी, मेरा आपसे जो सवाल है वो ये कि इस पूरे संबोधन में 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि इसके बारे में विस्तार से जानकारी वित्त मंत्री देंगी।
जानकारी विस्तार से वित्त मंत्री देंगी, लेकिन पीएम को अभी ये ऐलान क्या इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें निराशा, हताशा और ना बढ़ती चली जाए वक्त बीतने के साथ, इसीलिए पीएम ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया, एक बड़ी खुशखबरी कर दी ताकि संबल बना रहे, हिम्मत बनी रहे। निश्चित तौर से देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश की हिम्मत भी हैं, इस देश के विश्वास भी हैं, इस देश का भरोसा भी है और इस देश के गौरव भी हैं, जो दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाने का उन्होंने कई बातें महत्वपूर्ण कही है कि भारत की आत्मनिर्भरता का मतलब, भारत की सदी होने का मतलब यह विश्व की सदी बन जाएगी और पूरे विश्व के लिए भारत ने सदैव कल्याण का मार्ग और जब जरूरत पड़ी है तो वसुधैव कुटुंबकम की जो उन्होंने बात कही है, उस बात की ओर हम पूरे विश्व को परिवार अपना कुटुंब मान करके सेवा किए हैं, सेवा कर रहे हैं। यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी पहचान है जी। ये हमारे पुरखों ने करके दिखाया है और वर्तमान हमारा नेतृत्व करके दिखा रहा है। हमें नेतृत्व पर गर्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी पर गर्व है और मैं समझता हूं कि अब कोई विरोध के लिए किसी के पास स्वर नहीं होगा। सारा देश स्वागत 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 इस पैकेज का भी करेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संबोधन का भी केशव जी करेगा। आपके हमने जो विचार हैं, आपकी जो राय है वो हमने सुनी। मैं नहीं चाहता कि आप बहस का हिस्सा बने, लेकिन एक जो कहते हैं आपकी विरोधी का सम्मान होना चाहिए, विरोधी का भी हम भी सम्मान करते हैं, आप भी सम्मान करते हैं। लोकतंत्र में विरोधियों के सुर सुनना चाहिए कभी कभी। तो मैं सिर्फ एक टिप्पणी ले लेता हूं। जाखड़ साहब शायद जुड़ गए हैं, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अभी जुड़े नहीं है, और जीतू पटवारी भी जुड़ेंगे हमारे पास कांग्रेस के। जी आप मेरी बात पूरी कर ले, जो हाँ, और कोई सवाल हो। हाँ बिल्कुल। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो विरोधी हैं, जैसे आपने कहा कि स्वागत स्वागत स्वागत, विरोधियों ने कई सवाल उठाए हैं। एक तो आपकी नई मजदूर नीति पर सवाल उठा दिए कि आपने मजदूरों के शोषण का रास्ता खोल दिया। एक दूसरा यह है कि आप लोगों को केवल सपने दिखा रहे हैं, मजदूर सड़कों पर उतरा हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं उनको आपके विरोधी निशाना बना रहे हैं कि सब कुछ तो कर लिया, और जो सड़कों पर लोग हैं उनकी चिंता कौन करेगा? क्योंकि कहते हैं पासपोर्ट वालों ने ये फैलाया और राशन कार्ड वाले परेशान हैं, सड़कों पर हैं, और जितना लोगों का आना जाना शुरू हुआ है, अपने घरों को लौटना शुरू हुआ है, वो तस्वीरें आपको विचलित नहीं करती? नहीं, निश्चित तौर से जो स्थिति है देश के अंदर, उस स्थिति को देख करके मैं तो लगातार विपक्षी मित्रों से यही कह रहा हूं। केशव जी एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं, एक सेकंड के लिए। यहां माननीय मुख्यमंत्री जो हैं आपके योगी आदित्यनाथ जी जरा कुछ बोल रहे हैं, रिएक्शन जरा सुन लेते हैं एक बार। और इस महामारी के खिलाफ चौथी बार देश को संबोधित, देश की जनता से सीधे संवाद स्थापित किया है अपने संबोधन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। और हम सब आभारी हैं कि आज कोरोना संकट से उभरने के लिए देश के गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के लिए और प्रवासी श्रमिकों के लिए फेरी नीति से आच्छादित होने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, पटरी व्यवसायी या अन्य रोज कमाने वाले उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। 20 लाख करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस बड़े आर्थिक पैकेज के माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर, जिसे हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का प्रयास किया। कोरोना संकट के कारण उनके सामने कुछ विषम स्थितियां आई थी। यह आर्थिक पैकेज उन्हें एक बार फिर से आगे बढ़ने के लिए एक नया संबल होगा। इसमें कार्यरत हमारे लगभग
45 लाख से अधिक जिसमें कामगार हैं, श्रमिक हैं, जो शिल्पकार हैं, उन सबको भी एक नई जान मिलेगी। साथ साथ उत्तर प्रदेश में 20 लाख के आसपास प्रवासी श्रमिक आने वाले हैं। 10 लाख अब तक आ चुके हैं और आगामी 10 दिन के दौरान मेरा अनुमान है कि 10 लाख के आसपास और आएंगे, यानी 20 लाख से अधिक जो प्रवासी कामगार और श्रमिक आएंगे। इन सबको के कल्याण के लिए भी एक नई दिशा हमें प्राप्त होगी। प्रदेश में पहले से ही बहुत बड़ी मात्रा में ठेला है, खोमचा है, रेड़ी है, पटरी व्यवसायी हैं और अन्य फेरी नीति से आच्छादित होने वाले बहुत बड़ी मात्रा में वे लोग हैं जो डेली अपना कमाते हैं, खाते हैं। ऐसे लगभग 15 लाख की संख्या में हमारे इस प्रकार के परिवार और उस प्रकार के कार्य करने वाले लोग यहां पर पहले से मौजूद हैं, जिन्हें हम लोगों ने पहले ही कोरोना संकट आने के तत्काल बाद भरण पोषण की व्यवस्था की थी। उन सबको भी एक नया संबल इससे प्राप्त होगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, देश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को, देश के आर्थिक स्वावलंबन के आधार इस सेक्टर को एक नई जान फूंकने के लिए जो इस बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मुझे विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में हम कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। तो आपने सुना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक बयान सुना देते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का। जब प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत हुई, मुख्यमंत्रियों के साथ जो बातचीत प्रधानमंत्री कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने क्या मांग की थी, जरा एक बार सुनना जरूरी है कि विपक्ष शासित जो राज्य हैं, विपक्षी दलों के जो राज्य हैं जहां पर उनका शासन है, उनकी चिंता क्या है। मेरे पास एक पैसा भी नहीं उन्होंने दिया, तो हाउ डू आई फंक्शन। मैंने ये जो कुछ कर रहे हैं, हमने अपने बजट काटे हैं डिपार्टमेंट्स वगैरह के, और उनसे हम जो पैसा इकट्ठा कर सकते हैं हम चला रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर हम लॉकडाउन को सोल्यूशन मान ले रहे हैं तो वो गलती कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं, क्योंकि इफ देयर इज नो टेस्टिंग हाउ कैन यू डिसाइड कि वी आर कंटेनिंग दिस। तो आपका जो कहना है कि सरकार अगर नहीं, केंद्र सरकार जागी और उन्होंने एक्शन नहीं लिया, आपके शेयर नहीं मिले जीएसटी के, या आपको और एक्स्ट्रा असिस्टेंस नहीं मिली, तो न केवल आपका राज्य बल्कि कई राज्य हैं जहां मुश्किलें खड़ी होंगी। बिल्कुल सही बात है। तो ये आपने सुना पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बता रहे थे, और पीएम मोदी से उनकी बातचीत हुई, क्योंकि तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने एक कॉन्फ्रेंसिंग की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। केशव जी हमारे साथ बने हुए क्या? केशव जी के साथ एक बार फिर हम वापस चलते हैं। केशव जी, सवाल है तो केशव जी, जी हाँ, आपसे सवाल है मेरा। जीतू पटवारी भी जुड़ गए हैं, लेकिन उनसे बाद में लूंगा। पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि विरोधी राज्य जो हैं, जो कांग्रेस शासित हैं, या और भी जो विपक्षी दल हैं जो आपके विरोधी हैं, वो कहते हैं कि आप पूरी मदद नहीं कर रहे हैं, थोड़े दिल से बात नहीं कर रहे हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज आज प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, और रोज रोज इस बात पर त्रस्त थे कि उनको जीएसटी का हिस्सा नहीं मिल रहा है, उनको मदद नहीं मिल रही है, और वो लड़े कैसे। लड़ाई तो तब होगी जब उनके पास शक्ति होगी। देखिए, मुझे लगता है कि जितने भी, चाहे भाजपा शासित राज्य हो, चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो, चाहे किसी अन्य दल के राज्य हैं, उन सबको इस समय राजनीति करने की जगह राष्ट्रनीति करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 130 करोड़ देशवासियों का नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, और उन्होंने जो पैकेज का ऐलान किया है वह कांग्रेस शासित या भाजपा शासित या अन्य विपक्षी दल के शासित राज्यों के हिसाब से नहीं किया है। देश की 130 करोड़ जनता, उसमें पंजाब भी है, उसमें राजस्थान भी है, उसमें महाराष्ट्र भी है, उसमें तमिलनाडु भी है, उसमें कर्नाटक भी है, आंध्र भी है, बिहार भी है, झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ भी, सारे राज्य उसके अंतर्गत आते हैं, यूपी भी है। तो इसको मैं इतना ही कहूंगा कि यह राजनीति करने का समय नहीं है, राजनीति का, और कम से कम विरोध करने का अधिकार है, लोकतंत्र है,
उस डेमोक्रेसी की चर्चा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी की है, लेकिन राजनीति करते समय यह ध्यान रखिए कि राष्ट्र है, देश है, देशवासी है, प्रदेशवासी हैं, उनका अगर ध्यान रख करके बात करेंगे तो निश्चित तौर से आपको लगेगा कि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया के जिस भी देश के जो भी शासक हैं, उन सभी शासकों से सर्वश्रेष्ठ तरीके से लेकिन केशव जी घोषणा की और आज का पैकेज जो घोषित हुआ वो अपने आप में अभिनंदनीय है। लेकिन बधाई देता हूं केशव जी विपक्ष जो अपनी भूमिका निभा रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, चाहे बीएसपी के अध्यक्ष मायावती जी हो, सबका यह कहना है कि हम अपना काम नहीं करेंगे, हम इस सरकार को नहीं जगाएंगे जिस सरकार के शासन में पूरे देश में मजदूरों का सैलाब कहां से कहां तक जा रहा है, हजारों हजार किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर है, वो जगाना पड़ेगा उस सरकार को। दूसरी बात कि अगर आप कहते हैं कि हमने एक नीति बनाई है जिसमें हमने उनके रोजगार का ख्याल रखा है, तो वो ये कहते हैं कि रोजगार का ख्याल तो रख लिया आपने, लेकिन उनके शोषण का रास्ता क्यों खोल रहे हैं? तो उनका काम तो विपक्ष करेगा ना, आपको जगाने का काम तो करेगा विपक्ष। नहीं, विपक्ष जरूर जगाने का काम करे, हम उनके किसी भी अच्छे सुझाव का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, लेकिन इस देश के अंदर जो हमारे देश के किसी भी प्रदेश में उत्तर प्रदेश के श्रमिक भाई बहन हैं, उन सबको मैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माध्यम से अपील करना चाहता हूं। विपक्ष के हमारे जो मित्र हैं वह जरूर इस प्रकार जो बोलना चाहते बोले, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हम भी उनकी बातों का जवाब देने में सक्षम है। लेकिन इस समय हम प्रदेशवासियों की सेवा में लगे हुए हैं। मैं यहाँ जो सवाल उठाते हैं इनसे पूछना भी चाहता हूं कि मेरे माननीय पूर्व उत्तर प्रदेश के दो मुख्यमंत्री हैं, बहुत दिन तीन बार हमारे अमेठी से सांसद रहे श्री राहुल गांधी जी, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी बहन और कांग्रेस की नेता प्रियंका वाड्रा जी है, लगातार सवाल उठाना उनका अधिकार है, लेकिन इनके लोग कहां गए? किसी की सेवा करने के लिए दिखाई नहीं दे रहे। सवाल जो उठा रहे हैं उस सवाल के पीछे सरकार का उद्देश्य शोषण नहीं है, रोजगार देना है। सरकार का उद्देश्य कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, उत्तर प्रदेश को और देश को विकास के पथ पर आगे ले जाना है। और यार ना विकास सहन कर पा रहे हैं, ना गरीबों की सेवा सहन कर पा रहे हैं, ना जिन मजदूर भाइयों को राशन के साथ राहत का भी जो पैकेज दिया जा रहा है उस पैकेज को सहन कर पा रहे हैं। ये इस समय चुनाव नहीं हो रहा है केशव जी, इस समय राष्ट्रीय संकट है और संकट के समय सबको मिल करके लड़ाई लड़नी चाहिए। केशव जी, मैंने आपसे वायदा किया था कि आपको मैं इस बहस का पार्ट नहीं बनाऊंगा और वो वायदे को मैं निभा रहा हूं, लेकिन एक टिप्पणी आपको विपक्ष की सुननी पड़ेगी, उसके बाद आप जवाब देना चाहें तो मैं आप पर छोड़ता हूं। जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका पहला रिएक्शन में लेता हूं। वो आप पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे, लेकिन इस पर वो टिप्पणी करना चाहते हैं तो मैं उनको करने देता हूं और आप पर छोड़ता हूं कि अगर आप जवाब देना चाहें या ना देना चाहें, क्योंकि वायदा मैंने किया था कि हम इस बहस में आपको नहीं डालेंगे। जीतू पटवारी जी, जो केशव मौर्य जी ने कहा कि वक्त राजनीति का नहीं है, राष्ट्रनीति का है, देश पहले है, बाद में आपकी राजनीति आएगी। आपके लोग कहां हैं? प्रियंका वाड्रा कहां है? राहुल गांधी कहां है? मायावती कहां है? अखिलेश यादव कहां है? बड़े बड़े जो दिग्गज विपक्षी हैं वो हैं कहां? आप केवल घर पे बैठ के ट्वीट करेंगे, आप केवल घर पे बैठ के आरोप लगाएंगे या स्काइप के जरिए बाइट दे देंगे? ये पूछ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, इन्हीं के लीडरशिप में जब लड़ाई लड़ी गई राजनीति की तो सरकार बनी इतने बड़े बहुमत से। अब आप क्या कहेंगे? दिलीप जी, केशव जी को मैं अच्छे से जानता हूं, कई डिबेट में मेरे साथ बैठे हैं पहले। सवाल यह है कि विपक्ष के नेता कहां है? वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, राशन पहुंचा रहे हैं जगह जहां जिसपे जो बन पड़ रहा है वो राष्ट्रनीति के साथ, देश की सरकारों के साथ खड़े। आज तक किसी भी राजनीतिक देश वर्ग के नेता ने कभी सरकार को क्रिटिसाइज कोरोना की महामारी में नहीं किया। पर अगर केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हैं कि सवाल ही नहीं खड़ा करना, मतलब अपने आप में ये बताते हैं कि हाँ हमारा विचार तानाशाही विचार है। मैं ऐसा मानता हूं कि रावण जैसे भाव वाले इस विचार को उनको थोड़ा इस कोरोना की महामारी में मिनिमाइज करना चाहिए। आप हमें कहते हो कि आप सवाल मत पूछो और आप हमसे सवाल पूछ रहे हो कि आप कहां हो?
ये अपने आप में बताता है कि हाँ हम राजनीति करेंगे। जी केशव जी थोड़ा आत्म मंथन करें। मेक इन इंडिया अब हो गया लोकल इंडिया। मेक इन इंडिया क्या था? मेक इन इंडिया इंडिया में बनी हुई वस्तु है, अब हो गया लोकल इन इंडिया। रोज नारे क्यों बदल रहे हैं? आज 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात हुई, पर 25 करोड़ मजदूर, जिसमें आपने अभी चर्चा की कि 15 लाख, मुख्यमंत्री ने यूपी के कहा कि 30 लाख मजदूर इधर उधर हमारे हो रहे हैं, हम उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। हर प्रदेश में 25% मजदूर इस देश की जनसंख्या का हताहत हो गया, चलते चलते मर गया, भूखे मर गया, हजारों मील नाप दिए। देश के प्रधानमंत्री को उनके लिए तो कुछ तो संवेदनाएं रखनी थी। मेरे भी प्रधानमंत्री है, मुझे गर्व है कि मैं भारतवर्ष का नागरिक हूं, और मुझे इस बात का भी गर्व है कि भारतवर्ष एक साथ मिलकर इस कोरोना से लड़ेगा भी और जीतेगा भी। जी पर आप इस तरह के जरा जीतू पटवारी जी आपकी बात केशव प्रसाद मौर्य जी तक पहुंच गई है। एमपी से, भोपाल से लखनऊ तक आपकी आवाज सुनी जा रही है। केशव जी, आपकी टिप्पणी, मैं नहीं कहूंगा कि यह बहस का मुद्दा है, मैं सिर्फ यह कहूंगा कि इस समय देश सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है और 130 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तान के लोग हैं, वो प्रधानमंत्री को सुन के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज किस तरह से बाइफर्केशन होगा, किसको क्या मिला, और आगे चल के जो लॉकडाउन 4 होगा, जो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि हम 17 तारीख से पहले आपको बता देंगे कि किस तरह से आगे बढ़ना है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी टिप्पणी क्या है कि विपक्ष कहता है हम आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री को बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा अधिकार है ये जानना कि देश में क्या चल रहा है। मैं विपक्ष, दिलीप जी, मैं विपक्ष पर कोई ऐसी मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता कभी जी। केवल मैं राष्ट्रनीति की बात कर रहा हूं जी। इस समय देशवासी और प्रदेशवासी, वो चाहे किसी भी प्रदेश के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे एमपी के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे दिल्ली को कहीं के भी हैं, वो सब हमारे देश के नागरिक हैं। हम दल के नाते भी भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक, जिला अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता दिन भर इस प्रयास में लगे हैं कि जो इस संकट के समय किसी भी प्रकार के कष्ट में है तो उनके कष्ट निवारण की दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं। सरकार के नाते काम अलग है, संगठन के नाते काम अलग है। दल के नाते आप सरकार पर कोई आरोप लगा रहे हैं, यह आपका अधिकार है, इसमें मैं रोकता नहीं। मैं केवल इसलिए कहना चाहता हूं कि यह राजनीति का अवसर है, यह राजनीति का अवसर नहीं है। और बाकी राजनीति के मोर्चे पे हमने बहुत बार मुकाबला किया है और बहुत बार मुकाबले में क्या हुआ है अब आप उसको जानते हैं, उस पर मैं इस समय टिप्पणी नहीं करना चाहता। दिलीप जी आपका धन्यवाद। ये आखिरी सवाल मौर्य जी, आखिरी सवाल, इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश के सामने हो, देश के हर राज्य के सामने हो, कि मजदूरों की घर वापसी हो रही है, मजदूरों के पास रोजगार नहीं होगा। आपकी सरकार ने नई लेबर पॉलिसी बना दी है, कहा है कि कम से कम उनके अड़ोस पड़ोस में रोजगार मिल जाए। सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने आने वाली है, वो अगली चुनौती जो है, जो कोरोना के संकट में सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे उन लोगों को जो घर को लौट चले हैं, बड़ी दूर से आए हैं, उनको आप रोजगार दे पाएं। खाने पीने का इंतजाम आपकी सरकार कर रही है, खाने पीने का इंतजाम केंद्र सरकार भी करेगी, उनके खातों में पैसे भी जा रहे हैं। आपके पास सिस्टम है, मैकेनिज्म है, लेकिन बहुत से सिस्टम में अभी लूप होल्स हैं। कई लोगों के पास ना तो राशन कार्ड है, ना कई लोगों के पास आधार कार्ड है, ना कई लोगों के पास जनधन अकाउंट है। तो ऐसे में आपकी चुनौती बढ़ी है, क्योंकि सबसे ज्यादा मजदूर जो वापसी हो रही है वो उत्तर प्रदेश में हो रही है। निश्चित तौर से मैं इस बात से सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश अगर देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और देश के ही नहीं दुनिया के हर देश में है, देश के हर प्रदेश में है, तो वह वापस आ रहे हैं। तो हमारी पहले से ही कार्य योजना तैयार है। जो वापस आ रहे हैं उनको रोजगारहीन नहीं रहने देंगे, उनको भूखे नहीं रहने देंगे। उनके सामने जो संकट है वो उनके सामने नहीं है, वो हमारे सामने, हमारी सरकार के सामने है। और हम सब लोग मिलकर के जो गरीब मजदूर किसान जरूरतमंद है उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी इतने अवसर खड़े होंगे जिसकी शायद अभी हमारे मित्र दल के जो साथी लोग हैं उनको कल्पना नहीं है। वो समय उसका उत्तर दे देगा। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद केशव जी आपसे बातचीत करने के लिए। और ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आप सब मिलकर, चाहे वो कोई भी दल हो, कम से कम जनता के हित में फैसले करेंगे और जनता के लिए वो काम आएंगे।
जीतू पटवारी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी आसिफ आपसे सवाल करेंगे और दो मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए हैं। आसिफ। बिल्कुल, हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ गए हैं। जीतू पटवारी जी पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ सुभाष बराला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आनंद स्वरूप शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, सुभाष जी, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले जीतू जी, अभी 2 दिन पहले की बात है, राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा पैकेज मांगा था देश की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर पटरी पर लाने के लिए, और इत्तेफाक से 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान पीएम ने कर दिया है। विपक्ष संतुष्ट है? राहुल गांधी ने भी यही मांगा था। नहीं, राहुल जी ने तो सजेशन दिया था सरकार को कि आज आवश्यकता है हर किसान के खाते में 10,000 रुपए डाले जाए, हर गरीब के खाते में 7,500 रुपए डाले जाए। अगर इस पैकेज का स्वरूप क्या होगा ये सामने अभी वित्त मंत्री बताएंगे, देश के प्रधानमंत्री ने तो बताया नहीं है। तो अगर वो बताएंगे, और मैं मानता हूं कि अगर ऐसा करते हैं तो स्वागत योग्य है, इसको किसी भी प्रकार की नकारात्मकता में नहीं देखा जाता। पर एक बात जरूर है कि आज मेक इन इंडिया जो 6 साल पहले आया था, वो भी आत्मनिर्भरता के लिए ही आया था। क्या मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये नारे थे, ये हमारे देश के नारे थे, हमारी सरकार ने दिए थे, मेरे ही प्रधानमंत्री ने दिए थे। तो आज उसकी जगह लोकल इंडिया, मैं मानता हूं कि हो सकता है कि कुछ नई बात हो, नया नारा हो, पर भगवान से, ईश्वर से कामना करता हूं कि मेक इन इंडिया जैसा लोकल इंडिया नहीं रह जाए। बस इसकी, इस भावना की कद्र है। पर देश के प्रधानमंत्री ने एक बात और कही थी, मैं मानता हूं 21 दिन अगर हमारा देश नहीं संभला तो हम 21 साल पीछे चले जाएंगे। 21 दिन के बाद दूसरा 21 दिन का लॉकडाउन, फिर 16 दिन का लॉकडाउन, और अब चौथा भी लॉकडाउन आएगा। तो ये सवाल मेरे अंतर मन में आता है, देश के उस युवा अंतर मन में आता है कि क्या मेरा देश इस नाते कितना पीछे चला गया। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने अगर इस तरह की बात की, पैकेज की बात की, आर्थिक सोर्स बढ़ाने की बात की, लोकल उत्पादन करके खपत की बात की, नेचुरल है, अच्छा लगता है सुनने में। पर इस महामारी को ऑटो मूड पे छोड़ने की बात भी कही। इन्होंने कहा इसके साथ जीना है हम। तो फिर ये इतने दिन का लॉकडाउन और इस तरह की प्रोसेस का कितना फायदा हुआ, ये सवाल तो बनता है। मैं समझता हूं दिलीप जी, ये तो सवाल बनता है। बराला जी, दूसरी बात, बराला जी, सुभाष बराला जी, ये सवाल आपके लिए जायज है या आपको लगता है कि जीतू पटवारी विपक्ष के नेता होने के नाते, मध्य प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते, राहुल गांधी जी के बहुत करीबी होने के नाते इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि उनका फर्ज है, उनका धर्म है विपक्ष के नाते वो सवाल खड़े करें? सुनील जाखड़ साहब भी जुड़ गए, उनसे भी आपके रिएक्शन के बाद रिएक्शन लूंगा कि अगर प्रधानमंत्री लॉकडाउन करते हैं, 4 भी उन्होंने कहा कि हम ऐलान करेंगे कि 4 का स्वरूप क्या होगा, लेकिन जो कह रहे हैं ये सवाल तो बनता है, तो आपको सवाल जायज नहीं लग रहे? देखिए आसिफ जी, विपक्ष का कोई भी नेता वर्तमान स्थितियों में सवाल उठाता है, वो अपना काम कर रहा है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक बात का हम सब लोगों को ध्यान करना होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस दिन से ये वैश्विक महामारी हमारे सामने आई है, उस दिन से लेकर के आज तक फ्रंट फुट पे आकर के और देश की जनता का सहयोग लेकर के पूरी तरह से ये देश इस समस्या से जल्दी बाहर निकले, इस बात के प्रयास में लगे हुए हैं। और मैं समझता हूं जब पूरी दुनिया के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं आई हैं और भारत भी के सामने भी आई हैं, लेकिन एक बात का हम सब लोगों को ध्यान करना चाहिए कि देश की जनता के सहयोग के कारण से आज पूरी दुनिया के मुकाबले हम अच्छी स्थिति में हैं। और जिस प्रकार से चाहे वो लॉकडाउन का पहला पार्ट हो, दूसरा पार्ट हो, तीसरा पार्ट हो, हर पार्ट में किस किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, हर बार योजना बनी है, योजना के ऊपर काम हुआ है। और आज जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का
जो पैकेज है उसकी घोषणा की है, इसका मैं स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने अपने संबोधन में एक बात कही है, इसमें मजदूर के लिए, रेडी फड़ी वाले के लिए, ऐसे लोगों के लिए विशेष इसमें राहत देने की बात का संकेत उन्होंने किया है जिनका रोजगार बुरी तरह से चौपट हुआ है। इस पैकेज के कारण से हमारा एक बहुत बड़ा जो तबका है, इसके साथ छोटा और मझला जो उद्योग है वो भी जुड़ा है, बड़े उद्योग भी इसके साथ जुड़े हैं। और जब इतना बड़ा एक पैकेज सामने आता है और साथ के साथ हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका एक बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र का भी उसमें एक अहम योगदान होता है, ये सारे मिलकर के जब आगे बढ़ेंगे और सब मिलकर के आगे बढ़ने की आज अब तक जो के प्रधानमंत्री स्थिति बेहतर है वो स्थिति और बेहतर होगी। निश्चित मैं बराला साहब इन स्थितियों से लौट रहा हूं आपके पास। बराला साहब, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं उनको। सभी माननीय मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने प्रदेश के समस्याएं भी रखी और आवश्यकताओं के बारे में माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रियों को अपनी भावनाओं से अवगत कराया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर विशेष पैकेज की मांग की थी। खासकर जो लघु और मध्यम श्रेणी उद्योग हैं, व्यापार, उसे संचालित करने के लिए आर्थिक पैकेज की मांग उन्होंने कही थी। छत्तीसगढ़ की ओर से भी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को अनेक बार पत्र लिखे और कल वीसी में भी इस बात का मैंने विशेष रूप से उल्लेख किया था कि छत्तीसगढ़ को आर्थिक पैकेज के रूप में 30,000 करोड़ रुपया दिया जाए ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी में लाया जा सके। ये पैकेज पहले ही घोषित हो जाना चाहिए था, विलंब हुआ है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है पैकेज में क्या क्या होगा। मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए। कल अब वित्त मंत्री जी इसके बारे में खुलासा करेंगी, तब स्पष्ट होगा कि किस सेक्टर को किन किन प्रावधानों के तहत उन्हें सहयोग मिल पाएगा। राज्य सरकार को भी इसमें कितना मिल पाया है, क्योंकि राज्य सरकार के पास बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे सिंचाई योजना हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की सड़कों के निर्माण का है, सामाजिक क्षेत्र में और विकास कार्य में कितना अनुदान या सहयोग मिलता है, ये कल ही स्पष्ट हो पाएगा। सर, लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 18 मई तक हम बता देंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप इस वक्त सुन रहे थे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे थे कि स्थिति तब ज्यादा बेहतर साफ होगी जब वित्त मंत्री आकर इसको बताएंगे कि जो पूरा 20 लाख करोड़ का जो बड़ा पैकेज है, ये पैकेज किस तरह से विभाजित होगा अलग अलग सेक्टर्स में, और राज्य हित में भी वो एक अलग बजट मांग रहे हैं। सुनील जाखड़ साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जाखड़ साहब कांग्रेस पंजाब के अध्यक्ष हैं। सुनील जी, आपसे मेरा एक सवाल, एक जमाना था जब भारत विश्व गुरु था, पैसा के मामले में नहीं, लेकिन आज जब जान पर आ गई है, आपको लगता है कि चुनौती है भारत के लिए, लेकिन ये एक अवसर भी है कि आप पूरी दुनिया को लीड कर सकें, आप विश्व गुरु यहां से बन सकें, आपके दिखाए नक्शे कदम पर पूरी दुनिया चले। और क्या इस अवसर को भुनाने की दिशा में आपको केंद्र सरकार, हमारा देश आगे बढ़ता दिख रहा है? नमस्कार, आपने मौका दिया बातचीत करने का, धन्यवाद आपका। आप गुरु होने की बात कर रहे हैं और जो प्रवासी मजदूर हमारे भाई हैं वो आज रोटी की बात कर रहे हैं। भूखे पेट ना भय भजन गोपाला। साहब, उसको आप कैसे समझाएंगे कि हम वैश्विक शक्ति बन सकते हैं, वैश्विक गुरु बन सकते हैं? हमारे पंजाबी में एक कहावत है, भूखे नु कीचे दा दो तो दो चार रोटियां। आज रोटी के लाले पड़े हैं
और आज जब ये मैं बड़े ध्यान से, सारा देश भी सुन रहा होगा, प्रधानमंत्री की बड़ी उत्सुकता से सारे लोग सुन रहे थे कि आज वो बड़ा विस्तार से बताएंगे, परंतु बिल्कुल बात सुनने में अच्छी लगती है 20 लाख करोड़ की। मुझे याद है जब बिहार के इलेक्शन हो रहे थे, वहां पे भी एक मंच पे खड़े होकर उन्होंने बोली लगाने की तरह चालू किया था माननीय प्रधानमंत्री ने तब, कि बोलो कितने दूं, 40,000 करोड़ से चालू होके 1,40,000 करोड़ रुपए तक चले गए थे। अच्छा लगता है, परंतु क्या मैं उनकी बात पे यकीन कर लूं? ये मुझे कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री है, मेरे राजनीतिक विरोधाभास हो सकते हैं उनसे, परंतु उनके पद की गरिमा को ध्यान रखते हुए मैं बड़ा बुरा महसूस कर रहा हूं कि उनकी कई बात के ऊपर आज शक हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बात की थी अच्छे दिनों की, आज अच्छे दिन से नारा बदल के अच्छी सदी आ गई। उन्होंने बात की थी 15 लाख हर एक के खाते में डालने की, वो बात भी आई गई होगी। आज देश के अंदर मैंने जब भाषण बड़े गौर से सुना और मुझे लग रहा था कि ये भाषण ना होके शायद प्रवचन हो, जब तक वो 20 लाख करोड़ की बात पे नहीं आए, या किसी एक विज्ञापन के अंदर जैसे आपके यहाँ कॉपीराइटर होंगे बार बार इस बात पे कि तुक मिला रहे थे कि लोकल तो वोकल हो, आप 20 लाख करोड़ 2020 के अंदर आएगा। सब ये कोई नारेबाजी का समय नहीं है। आज देश के सामने विकट परिस्थितियां हैं। उन्होंने बार बार इसको कहा कि आपने जैसे बात की है, क्या ये अपॉर्चुनिटी में बदल पाएगा, क्या हमारे लिए एक बड़ी ये मौका सामने है? कौन सा मौका है साहब? उन्होंने कहा कि सारा विश्व आज हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है, और क्या छवि दिखाई दे रही है विश्व की। आप कोई भी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल या कोई भी आपके जो भाई बंद बाहर बैठे उनसे फोन करके बात, वो एक ही कहेंगे, क्या हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोग सड़कों के ऊपर भूखमरी की वजह से हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, उनको पुलिस के डंडे पिट रहे हैं, कट रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, ट्रेन के नीचे आके मर रहे हैं। इतनी खराब है तो फिर विकसित देशों से भारतीय वापस भारत में लौटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, या वो भारत में क्यों आना चाहते हैं? क्या वो यहां आकर अपने प्राण त्यागना चाहते हैं? यहां की स्थितियां वो बेहतर चाहते हैं? मैं जाखड़ साहब आऊंगा आपके पास, और हमारे साथ आनंद स्वरूप शुक्ल साहब भी हैं, उनके पास भी मैं आऊंगा। और एक सीधा सवाल, जब चौथा लॉकडाउन होगा तो अब ये स्थिति आ गई कि आदमी सोच रहा है कि मैं दूसरे की तो क्या मदद करूं, अब इतने दिन से काम धंधा बंद है, पहले मैं खुद को संभाल लूं। इस पर हम सवाल पूछेंगे, एक छोटा सा ब्रेक है, बहुत जल्द लौट रहे हैं। लॉक है पर डाउन नहीं, हम हैं इंडिया वाले, और इस वक्त हम सीधा डिबेट कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और सीधा हम चल रहे हैं। इस वक्त आनंद स्वरूप शुक्ल साहब हैं, आप ग्राम्य विकास राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। आनंद जी, मेरा आपसे सीधा सवाल, इशारों ही इशारों में सही पीएम ने साफ कह दिया कि लॉकडाउन 4 में नियम और सख्त होंगे, गाइडलाइंस होंगी और गाइडलाइंस भी सख्त होंगे, यानी कि चौथा लॉकडाउन शुरू हो रहा है 17 के बाद। अब मेरा आपसे एक सवाल ये कि गांव का एक आम आदमी जो अब तक पहले लॉकडाउन, दूसरे लॉकडाउन में बाकी लोगों की मदद कर रहा था, लेकिन अब जब काम धंधा बंद हुए, इतना लंबा वक्त बीता जा रहा है, खुद की आएगा, दूसरे को कैसे संभालेगा? और क्या राज्य में यह भूता है, यह ताकत है सरकारों में कि वो पूरा देश संभाले बिना आम आदमी की मदद के? अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज घोषणा की है, उसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए जरूर ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री जी ने ये कहा भी है, और ग्राम विकास विभाग के द्वारा केवल मनरेगा के अंतर्गत आज 12 मई को 23,46,803 श्रमिकों को आज कार्य दिए गए, और मई के अंत तक ऐसे 50 लाख लोगों को रोज हम रोजगार देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि हम 1 करोड़ लोगों को 10 लाख लोग प्रवासी मजदूर हमारे प्रदेश में आ गए हैं, 10 लाख और आने वाले हैं, और इसी के साथ आज लोन मेला भी शुरू हुआ है। जो लोग भी गांवों में हैं, बाहर से आ गए हैं, जो भी रोजगार करते थे, एक नए अवसर के रूप में जो लोग जो रोजगार शुरू करना चाहते हैं, लघु, कुटीर, मध्यम, उनके लिए सरकार सहायक के रूप में सहायक हो करके और उनका जीवन यापन हो सके। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है,
और इससे हमें बचना है, इस पर विजय प्राप्त करना है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें मंत्र दिया है कि हमें इससे बचना भी है और आगे बढ़ना भी है, तो इस आपातकाल में भी हम एकजुटता के साथ और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री जी, जिनका प्रशासनिक कौशल पूरा भारतवर्ष देख रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, अपने लोगों को रोजगार देने के साथ ही हमारे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ही 12,000 से अधिक महिलाएं लगातार 53 लाख से अधिक मास्क बना करके और 4 करोड़ रुपए की आय की हुई हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र के उन परिवारों में आय जा रही है जो परिवार अत्यंत निर्धन वर्ग के हैं। और सरकार का उसी के साथ जो सरकार ने प्रयास किया कि जो हमारे दिहाड़ी मजदूर हैं, जो हमारे मनरेगा के मजदूर हैं, उनको 1,000, इसी के साथ जो हमारे ऐसे लोग हैं गाँव में जो निराश्रित हैं, किसी योजना का लाभ जिनको नहीं है, उनको भी ग्राम विकास विभाग के द्वारा चिन्हित करके और 1,000 रुपये उनके खाते में डाले गए। राशन की फ्री सुविधा इसीलिए ऐसे लोगों को दी गई है, लोगों को हम हर प्रकार के सहयोग दे सकें और उनके सहयोग से प्रदेश को आगे बढ़ा सकें। मुझे लगता है कि इसी कार्य योजना के लिए मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ने की कार्य योजना बनाई है और हम देखेंगे। आपकी जो राय है उससे जीतू पटवारी सहमत नहीं होंगे, सुनील जाखड़ साहब सहमत नहीं होंगे। जो वो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल कई बार जायज भी थे। अभी इतने लंबे समय से, आनंद जी, इतने लंबे समय से वो मुख्यमंत्री जो विरोधी सरकारों के मुख्यमंत्री मान लेता हूं मैं, आपके विरोधी हैं या केंद्र सरकार में आपकी सरकार है, राज्यों में आपकी सरकार है, लेकिन कई जगह कांग्रेस की सरकार भी है, ममता बनर्जी भी सरकार में है, बीजेडी भी सरकार में है। जीतू पटवारी जी, जो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके मुख्यमंत्रियों ने, चाहे जाखड़ साहब के राज्य में कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, बार बार कह रहे थे कि साहब हमारी हालत तो वैसे ही खराब हो गई है, हम पीपीई किट्स मांगते हैं वो नहीं मिलती, हम दवाइयों के लिए जो सिस्टम चाहिए, मैकेनिज्म चाहिए या जो भी और मैकेनिज्म चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो हम करें क्या? ना हमारे पास जीएसटी का शेयर आया है, ना हमारे पास सरकार की कोई मदद आई है, तो मदद आते आते इतनी देर क्यों हो गई? जीतू पटवारी, आपके मुख्यमंत्री जो मांग रहे हैं, आपके पूर्व मुख्यमंत्री जो मांग रहे थे, जाखड़ साहब के मौजूदा मुख्यमंत्री जो मांग रहे हैं, सुनते क्यों नहीं आपकी भाई? आवाज बुलंद नहीं है आपकी क्या? दिलीप जी, ये भारतीय जनता पार्टी के मेरे परिवार के जो लोग बैठते हैं वो स्तुति में लग जाते हैं। स्तुति करना अच्छी बात है, पर तो आप लोग स्तुति नहीं करते, आप लोग स्तुति नहीं करते भाई। आप अपने नेता की स्तुति आप करते हैं, वो अपने की कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि आपकी सुनते क्यों नहीं है? दिलीप जी, स्तुति और मंथन में अंतर होता है, और मंथन करना और आपस में चर्चा करके कोई समाधान पर निकालना, ये अच्छे राष्ट्र के निर्माण की एक घोतक होता है। मैं पूछता हूं, आप ही सवाल करो, लॉकडाउन चौथा चरण, पहले चरण के 21 दिन में देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 21 दिन अगर हम नहीं संभले तो 21 साल देश पीछे चला जाएगा। अब ये देखो, राहुल गांधी जी ने जब सतर्क किया था, तब अगर आप 20-22 आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगर वहां लॉकडाउन कर देते तो देश इस स्थिति में नहीं पहुंचते हैं, ये और खराब देशों से तुलना करते हैं। आज देखो, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें कोरोना के साथ जीना है, इसका मतलब है कि ये लॉकडाउन सारे फेल हो गए, इनके प्रयास फेल हो गए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे प्रधानमंत्री ने कहा। अभी आप देखो कि पूरे देश में 20 करोड़ मजदूर इधर से उधर, उधर से इधर, कोई मर रहा है, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई ट्रेन के नीचे आ रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने उनके लिए, संवेदनाओं के लिए क्या उनके पास क्या था? यह सवाल देश देखना चाहता है, सुनना नहीं चाहता। आप ये बताओ कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनानी थी, और अब हम बिना खाली पेट, अब हम इस स्थिति में आ गए कि जिए कैसे? ये साल लाभ हानि का नहीं, जीने का है, रतन टाटा ने कहा। मैं मानता हूं कि 130 करोड़ लोगों की आज प्रश्न है इस देश के सामने, और हम एकजुटता से सरकार के साथ हैं। यही राहुल जी ने भी कहा कि हम सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, हम सरकार के साथ होकर देश को इस महामारी से उभारना चाहते। पर सवाल ये तो बनता है कि लॉकडाउन के पहले लॉकडाउन में अगर मजदूरों को परमिट कर देते अपने अपने गंतव्य को जाने को, तो ये लोग मरते क्या? ये सरकार का फेलियर है या नहीं? ये सवाल देश जानना चाहता है, नहीं जानना चाहता? ठीक, आज देश में इस महामारी में मेरे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आपको कोरोना के साथ जीना है, तो फिर इतना ये देश को एक जगह लॉकडाउन में ताले में बंद करके हमने क्यों रखा भाई? तो क्या लॉकडाउन फेल हुआ?
या फिर इस लॉकडाउन से मामले संभले, रुके, थमे? मैं इस पर एक सवाल ले लेता हूं। जाखड़ साहब, आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन चूंकि लॉकडाउन के फेलियर पर जीतू पटवारी साहब ने सवाल उठाया है, इसीलिए आनंद जी आपसे एक सवाल। जानकार जो बात कह रहे हैं उसी तरफ जीतू पटवारी इशारा कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं, आनंद जी सवाल सुन लीजिए। आनंद जी वो कह रहे हैं कि आपको जब ट्रेन चलानी ही थी लॉकडाउन में, तो फिर आपने सबसे पहले जब ट्रेन बंद की, रेल सेवा बंद की, तो उस वक्त आपको आम आदमियों के लिए, उनके घूमने के लिए, बिजनेस टूर के लिए, बाकी सेवाओं के लिए, उसके लिए बंद कर देते। आप वो ट्रेन चलाते रहते, लेकिन वो चलाते आप मजदूरों के लिए। स्पेशल पास तो आप अभी भी जारी कर रहे हैं। जब मामले कम थे तब आपने रेल सेवा बंद कर दी। अब जब मामले 70,000 के पार हैं तो आपको रेल सेवा शुरू करनी पड़ रही है। यानी कि आपके लिए नया अनुभव है नई सरकार के लिए। कभी पहले कोरोना नहीं आया, लेकिन आपको लगता है नीतियों में कुछ गलतियां हुई, अब वो काम हो रहे हैं जो पहले हो जाने चाहिए थे। जीतू पटवारी वही सवाल उठा रहे हैं। माननीय जीतू पटवारी जी और माननीय श्री सुनील जाखड़ जी, जो माननीय प्रदेश अध्यक्षगण हैं अपने अपने प्रदेशों के, उनकी बातों को सुन के ऐसा लग रहा है कि रटी रटाई बातें, पुरानी बातें। जीतू पटवारी जी सरकार के अंग थे। मध्य प्रदेश में आज इंदौर में, भोपाल में, उज्जैन में जो हालत हुई है, उसी सरकार के कारण हुई है, क्योंकि जो अल्पमत की सरकार थी वो सरकार बचाने में पूरा सब लोग लगे हुए थे। कोई भी कोरोना को रोकने के लिए नहीं लगा हुआ था। और इन लोगों की राय अगर मानी गई होती तो आज पूरे देश में कई करोड़ कोरोना संक्रमित हो गए होते। पूरी दुनिया ये मान रही है, पूरी दुनिया मान रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयास किए हैं, जिस तरीके से WHO ने भी इस बात को माना है कि एक डॉक्टर्स की राय आती है कि हमें संक्रमण को रोकने के लिए क्या क्या करना है। ये कोई ऐसा नहीं कि रात को हम उठे और सुबह कागज फाड़ के फेंक दिए। ये प्रधानमंत्री जी पूरे विशेषज्ञों के साथ बैठते हैं और उसके बाद इन नीतियों को आगे बढ़ाते हैं। ये लोग क्या बात करेंगे? मजदूरों की बात कर रहे हैं। हर एक सरकार, आनंद जी, राजस्थान में इन लोगों की सरकार है। राजस्थान में महिला मजदूरों को उठक बैठक करवाया। क्या जवाब इन लोगों के पास है? मजदूरों के बारे में लोग बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार, जहां भी भाजपा की सरकारें हैं, ससम्मान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ट्रेन से, बस से सभी लोगों को वापस ला रही हैं। हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि लोग पैदल नहीं चलें, लेकिन आपकी बात में आनंद जी, लोग ऐसे चलते रहे, इन लोग अफवाह फैलाने के चलते। आनंद जी, आपकी बातों से आपके समर्थक, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, आपके चाहने वाले तो आनंद ले सकते हैं, लेकिन जाखड़ साहब के चेहरे पर और जीतू पटवारी के चेहरे पर नाराजगी है इस बात की कि आपके जो आरोप हैं उससे वो सहमत नहीं। जाखड़ साहब पहले जवाब देंगे और फिर जीतू पटवारी देंगे, क्योंकि जीतू पटवारी जब सरकार में रहे तब आरोप लगा था और आपकी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान की हो चाहे MP की। जाखड़ साहब पहले आप जवाब दीजिए। मैं आरोप प्रत्यारोप में यकीन नहीं करता। मैं तो कुछ तथ्य जो हैं, बड़े कड़वे तथ्य हैं, वो सामने रखना चाहूंगा। उसके ऊपर आनंद स्वरूप जी कुछ कहना चाहें, आप कुछ कहना चाहें। सबसे पहली बात है कि 32 मिनट के माननीय प्रधानमंत्री के भाषण में 5 दफा उन्होंने माइग्रेंट लेबर्स, प्रवासी मजदूर भाइयों की बात की। मैं एक बार में मान लेता अगर उन्होंने गरीब का बेटा होने के नाम पे देश के प्रधानमंत्री बने कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं और गरीब की व्यथा समझता हूं। अगर एक बार भी वो सारे भाषण में कह देते कि जो मजदूर मेरे साथियों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, जो व्यथा उन्होंने झेली है, मैं उसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। मैं समझता हूं वो लोगों के दिल में घर कर जाते, वो शायद मलहम लगा देते। आज 600 रुपए उनकी टिकट देने के लिए नहीं है। स्वरूप साहब कोई एहसान नहीं कर रही पंजाब सरकार। 85,000 प्रवासी हमारे जो मजदूर साथी हैं जिन्होंने पंजाब के निर्माण में योगदान दिया है, वो कोई हमारे पे बोझ नहीं थे। हमारा फर्ज बनता था, ये राज धर्म था कि वो घर जाना चाहते हैं, उनको घर भेजने के लिए पंजाब सरकार ने व्यवस्था की है। और उस 85,000 में करीबन 80% यूपी आ रहे हैं। हमने अपना कर्तव्य निभाया है। ये कर्तव्य माननीय प्रधानमंत्री का था, अगर वो समझते गरीब की व्यथा को। दूसरी बात जो आपने बड़ी एक फंडामेंटल सवाल पूछा था कि आपके मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री से अपना हिस्सा मांग रहे हैं, GST का हिस्सा मांग रहे हैं। साहब इस छोटी सी बहस में ये बड़ा फंडामेंटल मुद्दा है, क्योंकि ये देश के संघीय ढांचे के ऊपर प्रहार हो रहा है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे। कोई भी राज्य अगर केंद्र सरकार के पास आता है, हम अपना हिस्सा मांगने के लिए आ रहे हैं। पंजाब का 4400 करोड़ रुपया पिछले 6 महीने से केंद्र सरकार के पास बकाया पड़ा है, जो हमारा ड्यू है। हम जो फाइनेंशियल और फिस्कल पैकेज मांग रहे हैं 20,000 करोड़ का, वो तो बात ही अलग है। हम तो अपना जो हमारी तरफ ड्यू है
वो आज 6 महीने से हमें रोका पड़ा और हमें बार बार प्रधानमंत्री को आके यहाँ पे हाजिरी लगानी पड़ती है। साहब, ये देश का फंडामेंटल जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कोरोना का भूत दिखा के मैं समझता हूं हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं, स्टेट्स और सेंटर का जो रिलेशनशिप है, उसके ऊपर बहुत बड़ा आघात हो रहा है। और इस समय आघात हो रहा है जबकि देश की न्याय व्यवस्था, देश के लेजिस्लेचर और देश के जिस तरह से आपके सामने सारे का सारा ढांचा, यहां तक कि आपने, मैं कहना नहीं चाहता कि आज मौका नहीं है क्योंकि कोरोना में सब इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं, परंतु आज सारी व्यवस्था खोखली हुई पड़ी है जो कि बाबा साहब अंबेडकर ने बनाई थी कि एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम कोरोना के नाम पे सारा का सारा ढांचा मलियामेट करके, कोई भिखारी नहीं है मुख्यमंत्री जो के केंद्र में आके, अगर ममता बनर्जी को कल बोलना पड़ा यहाँ पे, अगर हमारे मुख्यमंत्री को यहाँ पे बोलना पड़ा कि केंद्र उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर हस्तक्षेप कर रहा है, ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। देश के चिंतकों को इस पे सोचना पड़ेगा। ये कोरोना तो आएगा और चला जाएगा, इस देश का ये संविधान, देश का ये जो मूलभूत ढांचा है, संघीय ढांचा, इसके लिए सब कांग्रेस ने और पूरे देशवासियों ने, जो हमारे शहीदों ने कुर्बानियां दी हैं, इसके लिए दी हैं कि ना कि यहाँ पे आके कोई तानाशाही के रूप में आके एक पार्टी काबज होके बैठ जाए। ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। जाखड़ साहब, बहुत गंभीर सवाल है, इस पर मैं रिएक्शन लूंगा आनंद स्वरूप का। उससे पहले जीतू पटवारी, आप पर यह आरोप है आनंद स्वरूप शुक्ला का कि जब आपकी सरकार थी तो आप तो केवल सत्ता बचाने में लगे थे। मैं एक बयान और सुनवा देता हूं जरा, जो उस वक्त और आज भी संवैधानिक प्रमुख के तौर पर बैठे हुए हैं, गवर्नर हैं लालजी टंडन साहब, जरा उनकी बात सुन लीजिए। महामहिम राज्यपाल लालजी टंडन। सरकार हटाओ और सरकार बनाओ, इसमें यहाँ बाकी तरफ से लोगों का ध्यान स्वाभाविक है कि हटेगा। तो काफी लंबा समय ऐसा हुआ कि जहाँ प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल निष्प्रभावी हो गई थी। पटवारी साहब, प्रशासनिक व्यवस्था निष्प्रभावी हो गई थी, यह आरोप न केवल गवर्नर का है बल्कि ये आनंद स्वरूप शुक्ला कह रहे हैं कि आप कर क्या रहे थे उस समय। पूरा इंदौर, पूरा उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, बहुत से ऐसे शहर हैं जो इस समय बहुत प्रभावित हैं। दिलीप जी, आनंद जी को मैं पहले बता दूं कि ये हम जब जागे, जब तो देश में या विश्व में से किसी भी जो इमरजेंसी मेडिकल लगी थी वो भी नहीं लगी, उससे पहले कमलनाथ जी जागे। पर 23 मार्च तक लोकसभा चल रही थी और अहमदाबाद नमस्ते ट्रंप कर रहा था। जरा ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे इनकी बात को क्रिटिसाइज करना है, ये बात मैं इनको संज्ञान में दिलाना चाहता हूं कि अहमदाबाद देश का पहला जिला है जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण। वहां पे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे थे। उसका सवाल, उसके उत्तर और उसके जवाब भी मैं समझता हूं अंतर मन में आपने समझने चाहिए। जहां तक इंदौर और उज्जैन का प्रश्न है, मेरे प्रदेश का आज का अतिक्रमण करके बैठा हुआ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले 45 दिन में एक बार भी इंदौर नहीं आए, उज्जैन नहीं गए जहां सबसे ज्यादा मृत्यु दर है। लगातार मैं इंदौर से ही बैठा हूं, रोज भोपाल जाता हूं और इंदौर आता हूं, पर उन्होंने कभी ये भावना ही नहीं लगी उनको कि मैं यहाँ आके देखूं। इसलिए इस सरकार, जो आज की सरकार है, उसकी नीति के कारण, उसकी नियत के कारण ये महामारी इतनी भयंकर यहाँ इंदौर में फैल गई। रही बात पिछले, हम थे जब तक एक भी केस, सिंगल वन केस पूरे मध्य प्रदेश में नहीं आया था। ये बात कहना, आरोप लगाना अपने अपने आप को बचाने जैसा है, पर सवाल आरोप प्रत्यारोप का नहीं। सवाल है हम इस महामारी से लड़े कैसे। हमने शिवराज सिंह चौहान से भी, मेरे नेता कमलनाथ ने हमेशा चर्चा की और कहा कि हम सब मिलकर इससे कैसे लड़े। अब लड़े, हमने कभी गैर जिम्मेवाराना रवैया नहीं अपना और अपना धर्म निभाते रहे। पर देश के सामने सवाल है, मैंने जैसा पहले कहा, जाखड़ जी ने भी उसको दोहराया कि देश के चौथे लॉकडाउन आने तक देश कहां खड़ा है और अभी तक क्या, उसमें हमने क्या पाया, ये देश के सामने सवाल है। और देश की इकोनॉमी मिटिया मेट हो गई, इसके लिए क्या देश का होगा। अब आनंद जी को जवाब देने का आनंद लेने दीजिए। आनंद जी को सुनिए। आनंद जी, दो आरोप आप पर हैं, दो आरोप आप पर हैं। जाखड़ साहब का आरोप यह है, आनंद जी पहले सुनिए, जाखड़ साहब का आरोप यह है
कि संवैधानिक व्यवस्था जो है, जो एक संघीय ढांचा है, वो चरमरा गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो सपने हैं, जो उन्होंने देखा था, वो चकनाचूर कर दिया आपकी सरकार ने। मुख्यमंत्री चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, बड़े खिलाड़ी हैं, कैप्टन हैं, अपनी सरकार को भी चला रहे हैं। अगर मैं बात करूं ममता बनर्जी की, तो वो आपसे नाराज रहती हैं और वो कहती हैं कि रसगुल्ला के साथ आप कंकड़ खाइए। अगर जीतू पटवारी कह रहे हैं कि उनकी सरकार के रहते कभी भी सामने एक भी मामला नहीं आया, और जो अभी आपके मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सरकार गिराने का खेल रचा, आपकी पार्टी ने रचा, लॉकडाउन का पालन नहीं करवाया। अगर पहले करते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। ये आरोप मध्य प्रदेश के कांग्रेस के लग रहे हैं। आप बताइए कि जो पूरे देश में अफरा तफरी मची है, चाहे वो शराब की दुकानें खोलने को लेकर हो या मजदूरों को लेकर हो, मजदूरों के पांव में छाले हैं और शराब की दुकान में शराब के ऐसे लग रहा है कि जैसे लाले पड़ गए थे 45 दिन तक, और लाइन लगी है, टूट पड़े हैं। तो कौन सा लॉकडाउन? ये आपकी सरकार का फैसला है। पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के साथ है, पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह के साथ है। माननीय जाखड़ जी ने जो बातें कही हैं, सबसे पहले उन्होंने कहा कि 35 मिनट के उद्बोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी उन गरीब भाइयों से, गरीब का बेटा खुद को मान करके हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लिए होते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी सभी देशवासियों को अपने सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और सभी को अपना प्रधान सेवक मानते हैं। सेवक के नाते उन्होंने कई बार, पिछले जब भी उनके उद्बोधन हुए हैं, आदरणीय जाखड़ साहब को स्मृति में नहीं होगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी अनेक बार हाथ जोड़ करके माफी भी मांगा और हाथ जोड़ करके निवेदन भी किया कि आपको इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए क्या क्या करना है। जाखड़ साहब ने कहा कि ये बातें वो बातें, लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जो भी अभी इसके पहले भी जो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में, प्रथम लॉकडाउन में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत किया था, घोषणाएं की थी। उसका लाभ पूरे देश में हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह हर एक जो हमारे उज्ज्वला गैस कनेक्शनधारी महिलाएं हैं उनके खाते में 821 रुपये गए। 3 महीने उनको फ्री में सिलेंडर मिलने की योजना जो शुरू हुई। जो भी पेंशनधारी थे सबके खाते में एडवांस पेंशन गए। जो मनरेगा मजदूर थे, जो श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक थे, उनके खाते में भी पैसे गए। लेकिन ये लोग एक पुरानी बातों को जो बातें समाप्त हो गई। नई बात ये है कि पूरे देश में कहना चाहूंगा, पूरे देश में करोड़ों मजदूर सड़कों पर हैं, रेलगाड़ी के नीचे आके कट गए, ट्रक से एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो आपने नहीं कराए। लेकिन अगर ये अफरा तफरी नहीं होती तो शायद वो अपने घर सुरक्षित पहुंच जाते। जो बात जाखड़ साहब कह रहे हैं आनंद जी, उसको आप गंभीरता से लीजिए। वो विपक्ष है, उसका काम है आपको जगाना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं कि विपक्ष के सभी सुझावों का आदरपूर्वक स्वागत है, लेकिन जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, जो संघीय ढांचे की बात हो रही है, कम से कम कांग्रेस को इन बातों कहने का अधिकार नहीं है। हम पहली बार देख रहे हैं कि कोई माननीय प्रधानमंत्री सभी माननीय मुख्यमंत्री गण के साथ लंबी वार्ता करके उनकी राय के अनुसार आगे कोई निर्णय करते हैं। मैं उन पुरानी बातों में नहीं जाना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकारें थी और कैसे विपक्ष की सरकारों को लगातार बर्खास्त कर दिया जाता था, क्या क्या किया जाता था। ये लोग इस गंभीरता को समझ ही नहीं रहे हैं। यह कोई प्रशासनिक लॉकडाउन नहीं है, ये एक वैश्विक बीमारी से हमको बचाने के लिए। ये 1975 का आपातकाल नहीं है कि प्रशासन के दम पर हमें किसी को छूट देना है, किसी को दबाना है, प्रेस को दबाना, ऐसा नहीं है। ये सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से दूरी बना करके हमारे जीवन को बचाने के लिए जो WHO के और जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उनकी राय के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा करने के निर्णय करते हैं। आगे रोजगारों को आगे बढ़ाने के लिए, सभी का जीवन सुगमता से चलता रहे, इसकी व्यवस्था बनाने के लिए आज आनंद जी की बात, आनंद जी कह रहे हैं कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। जीतू पटवारी भी नहीं समझ पा रहे हैं। आप तो वरिष्ठ नेता है, वो भी वरिष्ठ नेता है। आनंद जी कह रहे हैं कि आनंद से समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग। बिल्कुल ये सही होंगे, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस जो है ज्यादा होगा राजनीति में। पर मैं इतना समझता हूं कि भूखे आदमी को समझाने के लिए उसके पेट से पूछना पड़ता है। और ये जो व्यक्ति हैं, मैं जो शायद आनंद स्वरूप जी समय है अगर समझा पाए, जनधन योजना के तहत जो 300 रुपए हमारी बहनों के खाते में डाला गया, क्या आनंद स्वरूप जी ये समझते हैं कि उससे 50 दिन उनकी चूल्हा जल गया होगा? क्या ये काफी था? क्या ये जो मनरेगा की बात कर रहे हैं, जिन मजदूर के लिए राहुल जी ने और मैंने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि अगर आप
रजिस्टर्ड जो हमारे मनरेगा वर्कर्स हैं उनके खातों में एडवांस पैसे डाल दीजिए, 40 या 50 दिन की दिहाड़ी पहले डाल दें। बाद में जब कोरोना से ये लॉकडाउन खुलेगा तो उनसे जैसे जैसे काम करवाया जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। उनके खातों में अगर पैसे आ जाते तो आज पंजाब से करीबन 12 लाख प्रवासी वापस घर जाने के लिए रजिस्टर्ड नहीं होते। गरीब की नहीं सोची गई, गरीब का ध्यान नहीं रखा गया, उन साहूकारों का ध्यान रखा गया। इस महामारी, इस लॉकडाउन के अंदर भी 62,000 करोड़ रुपए उस नीरव मोदी के या मेहुल चौकसी के आप वेव ऑफ कर सकते हो। एक गरीब का 600 रुपए की टिकट नहीं आप दे सकते। कौन सा गणित मुझे समझाने की प्रयास कर रहे हैं? ये गणित मुझे मेरी समझ से बाहर बैठ रहा है, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा। और जहां तक मैं जीतू पटवारी जी से पूछना चाहूंगा, आनंद स्वरूप जी, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा, मैं जीतू जी से पूछना चाहता हूं। जीतू जी, मध्य प्रदेश में आपका हेल्थ मिनिस्टर कौन है आज के दिन? हेल्थ मिनिस्टर पहले जो था उनको इन्होंने खरीद लिया, और जो अभी बैठा है वो आज तक कभी किसी भी हेल्थ इमरजेंसी के जो सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट है वहां पहुंचने की उन्होंने कोशिश नहीं की। खुद ही जितने लॉकडाउन के नियमों को उन्होंने तोड़ा। मैं नहीं समझता हूं कि जो आज के हेल्थ मिनिस्टर ने उतना किसी एक इंसान, सामान्य इंसान ने तोड़ा होगा। मोदी जी की इस भावना की बेइज्जती जितने मेरे हेल्थ मिनिस्टर ने की, मैं नहीं समझता हूं कि दुनिया में, देश में किसी और व्यक्ति ने की होगी। मैं इनकी गंभीरता को इसीलिए तो बार बार प्रश्न खड़े हो रहे हैं, नहीं तो हम प्रधानमंत्री के कहना चाह रहा हूं कि इनको पता हो कि हो क्या रहा है देश के अंदर। अब देखिए, अब आप दो लोग, पहली बार ऐसा हुआ है कि जब जाखड़ साहब जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं पंजाब के, और जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं और सवाल में भी आरोप हैं। आनंद स्वरूप शुक्ला को जवाब देने दीजिए, कार्यक्रम यही खत्म करूंगा। आनंद जी, आपके आनंद में खलल डाल रहे हैं कि आप जो गणित समझा रहे हैं, ये गणित कौन सा है भाई? ये समझ ही नहीं आ रहा उनको गणित। इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, एक कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, राहुल गांधी को बाइक में घुमाते हैं, जाखड़ साहब के पिताजी तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसके लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। जाखड़ साहब इतनी लंबी राजनीति कर रहे हैं और आप आनंद में सिखाना चाह रहे हैं उनको। कौन सा गणित है आनंद गणित? नहीं, मैं तो केवल आग्रह करना चाहता हूं, और जीतू पटवारी जी को मैं तब से जानता हूं, जब विधानसभा के चुनाव में अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान दिए थे, तब बड़े चर्चित हुए थे। और अनेक इनके ऐसे कारनामे, ऐसे बयान आते रहते हैं जिससे कि चर्चा में बने रहते हैं। आदरणीय जाखड़ साहब बड़े वरिष्ठ हैं, इनके पिताजी को भी हम सभी बहुत सम्मान के साथ देखते रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। लेकिन मैं इतना जरूर अनुरोध करना चाहूंगा कि आज के अवसर पर, जैसे मुंबई बांद्रा में जो अफवाह फैलाई गई, मजदूर बाहर आ गए, वो लोग किन लोगों से जुड़े हुए हैं, इन बातों को हमें जानना होगा। और आज हम सभी को आदरणीय जाखड़ साहब से अनुरोध करना चाहूंगा, पंजाब बहुत समृद्ध है, 12 लाख लोगों को आप पंजाब से जाने दिए, ये मुझे लगता है कि आपकी सरकार की असफलता है। और आपका जो भ्रातृत्व भाव है, जो लोगों को रोक करके 1 महीने भोजन कराना चाहिए था, उनके रोजगार के अवसर को छीनना नहीं चाहिए था, आपकी सरकार को ऐसा करना चाहिए था, आप सभी करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया और भूखे लोगों को हमारे उत्तर प्रदेश बिहार आने के लिए छोड़ दिया। हम तो उनको ससम्मान ले रहे हैं, अपने बस से, ट्रेन से उनको बुला भी रहे हैं और उनके रोजगार की समुचित व्यवस्था कर रहे हैं। वो आते हैं, उन्हें हम 21 दिन का राशन देके ही उनके घर को भेजते हैं और 21 दिन के बाद उनके काम की व्यवस्था कराते हैं। 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए जाखड़ साहब, समय की मजबूरी है, 30 सेकंड में जवाब दीजिए सभी नेताओं से। जाखड़ साहब, पंजाब ने ना सिर्फ 12 लाख हमारे प्रवासी साथियों का पेट भरा है, पंजाब के गुरुद्वारे जो हैं, हमारे सिख समुदाय के गुरुद्वारे हैं, अमेरिका, इंग्लैंड और आपके यूरोप में भी चल रहे हैं, जहां पे वहां के भूखों के भी पेट भर रहे हैं। ये इल्जाम मैं समझता हूं आनंद स्वरूप जी को शोभा नहीं देता इस किस्म की बात करना। आज अगर वो गरीब अपने घर आ रहे हैं तो अनिश्चितता के माहौल में आ रहे हैं। अगर आपने इंडस्ट्री खोलने की परमिशन दी होती पहले, तो मैं समझता हूं ये लोग अपने घरों में आज, जो पंजाब इनका दूसरा घर है, कर्म भूमि है, आज जन्मभूमि जाने के लिए इसलिए मजबूर हुए हैं कि देश ने लॉकडाउन खोलने की कोई समूची व्यवस्था नहीं बनाई। अगर प्रधानमंत्री इस 50 दिनों में ऐसा कुछ व्यवस्था कर लेते कि पंजाब की इंडस्ट्री खुल जाती, तो ये हमारे साथी वापस आने को मजबूर ना। जाखड़ साहब, माफी चाहूंगा, पैसे डाल दिए वक्त की पाबंदी है, माफी चाहूंगा, वक्त की पाबंदी है। देखें आनंद स्वरूप जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, धन्यवाद। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर इस कोरोना की महामारी से, संकट से निकलेंगे बाहर। राजनीति चलती रहेगी, देश आगे बढ़ता रहेगा और हम सब मिलकर इस जंग में एक साथ हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे आम जन हो। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए
जी मीडिया।